जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और एक और टाइप हार्मोन की जिसको हम साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं। अब इस हार्मोन के काफ़ी फंक्शन ऑक्सिन और जिबरेलिन जैसे ही हैं, इसलिए हम उसको अब बार बार जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा कि ये इम्पोर्टेंट फंक्शन आप देख सकते हैं कि ये सेल डिवीजन करवाता है एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम में। एपिकल मेरिस्टेम में जब भी डिवीजन होती है, इसको हम फिर प्राइमरी ग्रोथ का नाम देते हैं, यानी प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है, चाहे वो रूट है चाहे वो स्टेम है। और कैम्बियम में सेल डिवीजन हो तो इससे प्लांट की गिर्थ में विड्थ में इजाफा होता है और इस इजाफे को हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि साइटोकाइनिन हार्मोन प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ भी करवाते हैं और प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ भी करवाते हैं। उसके बाद जो ये दो नेक्स्ट फंक्शन हैं, मैं इनको इकट्ठा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लांट में रूट की ग्रोथ किसके कंट्रोल में होगी? शुरू में प्लांट में जो रूट बनती है, वो फर्स्ट रूट जो बनती है उसको प्राइमरी रूट कहा जाता है। दैट इज नोन एज प्राइमरी रूट। पहले इस प्राइमरी रूट की लेंथ में इजाफा होता है और ये ऑक्सिन जिबरेलिन हार्मोन ने ये काम कंट्रोल करना होता है, प्राइमरी रूट की लेंथ में इजाफा करवाना। जब एक हद तक इस लेंथ में इजाफा हो जाता है, फिर साइटोकाइनिन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। वो लेंथ में इजाफे को रोक देते हैं, बल्कि प्राइमरी रूट की साइड पे और रूट्स बनती हैं, रूट की और ब्रांचेस बनती हैं। इन ब्रांचेस को लेटरल रूट कहा जाता है। तो साइटोकाइनिन ने पहला काम क्या किया है? प्राइमरी रूट की ग्रोथ को रोका और फिर सेकंड फंक्शन क्या किया है? रूट की फर्दर ब्रांचेस में इजाफा किया है, लेटरल रूट को ग्रो करवाया है। अब लेटरल रूट की ग्रोथ से क्या फ़ायदा होता है? रूट की ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होगी, ये सॉइल में उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करते हैं और इससे अब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होती है। उसके बाद वाला जो फंक्शन है जिसको मैं टिक किया है, ये हम पहले दोनों हार्मोन ऑक्सिन जिबरेलिन में जिक्र कर चुके हैं, ये वाला भी जिक्र कर चुके हैं और ये वाला भी। हाँ, ये लास्ट फंक्शन ज़रा देखते हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा है, इसका कहीं ऑक्सिन जिबरेलिन में जिक्र नहीं था। प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग, कि ये स्टोमेटा को ओपन करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ओपन करवाते हैं। अब इसके पीछे बड़ा एक डिटेल्ड मैकेनिज्म है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है कि डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ मरहलों में से गुजरना पड़ता है। पहले कोई एक कंपाउंड बनता है, फिर उसकी वजह से कोई और बनता है, फिर उसकी वजह से कोई और बनता है, फिर वो चैनल्स ओपन होती हैं, फिर स्टोमेटा ओपन होते हैं। लेकिन मैं इसको बड़ा शॉर्ट करके आपको बताता हूँ और मैं इसका लिंक उस चीज़ के साथ जोड़ूंगा जो आपने फर्स्ट में पढ़ी हुई है। आप स्टोमेटा की स्ट्रक्चर ज़रा याद करें कि स्टोमेटा के इर्द गिर्द दो सेल होते हैं जिनको गॉड सेल कहा जाता है। These are known as God cells. अब इन गॉड सेल के ऊपर चैनल्स होती हैं जिनको आप पोटाशियम आयन चैनल का नाम देते हैं। अब ये चैनल ओपन होती हैं साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से। जब ये चैनल ओपन होगी तो सराउंडिंग सेल में से पोटाशियम गॉड सेल के अंदर एंटर होता है, फिर वाटर भी गार्ड सेल के अंदर एंटर होता है और जितना वाटर गार्ड सेल में ज़्यादा दाखिल होगा, गार्ड सेल उतने ज़्यादा टर्गड होंगे और स्टोमेटा उतने ज़्यादा ओपन होंगे। तो बहुत सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं
कि साइटोकाइनिन हार्मोन पोटाशियम आयन को गार्ड सेल में एंटर करवाता है, उसकी वजह से वाटर भी गार्ड सेल में एंटर होता है, गार्ड सेल टर्गेट हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब साइटोकाइनिन को कमर्शियल लेवल पे हम किस तरह से यूज़ करते हैं? कमर्शियल लेवल का मतलब ये है कि इसको इस तरह से यूज़ किया जाए कि प्लांट के जो प्रोडक्ट्स आप लें, जो फ़ायदे लें, उससे आप प्रॉफिट लें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप कैसे ले सकते हैं। अब इसमें एक तो ये है कि फ्रेश लीफ क्रॉप्स हैं, यानी कोई भी प्लांट जिनके लीफ आप एज वेजिटेबल यूज़ करते हो, जैसे कैबेज, बंद गोभी है, और ल्यूटस, इसको उर्दू में सिंपल सलाद पत्ता भी कहा जाता है। ये ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं और इनके मार्जिन थोड़े वेवी होते हैं, ऐसे ऐसे वेव लाइक होते हैं, ग्रीन कलर के लीव होते हैं। इनको मुख्तलिफ फूड में यूज़ किया जाता है, फिर उसके अलावा सलाद के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो आप देखिए, जब पत्ते आपने तोड़ लिए हैं तो फिर इनको कितना अरसा आप ताज़ा रख सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन। बंद गोभी और सलाद के पत्तों पे आप ये साइटोकाइनिन हार्मोन आर्टिफिशियली अप्लाई करेंगे और फिर ये लंबे अरसे तक ये पत्ते ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, क्योंकि ये हार्मोन लीफ की एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। इसी तरह फूल जो हैं उनको लंबे अरसे अगर ताज़ा रखा जाता है, जैसे बहुत बड़ी शॉप्स जहाँ पे फूल बिकते हैं, बकायदा मार्केट है फ्लावर्स की, तो वहाँ पे फूल कई कई दिन पड़े रहते हैं लेकिन वो ताज़ा रहते हैं। उनके ऊपर आप किसको अप्लाई किया होता आपने? साइटोकाइनिन हार्मोन्स। इसी तरह अगर आप किसी सीड को जर्मिनेट करवाना चाहते हैं, यानी अभी वैसे तो उसका मौसम नहीं है जर्मिनेट करने का, उसको स्पेशल कंडीशन में आप जर्मिनेट करवाना चाहते हैं, बेमौसमी आप उसको जर्मिनेट करवाना चाहते हैं, तो आप साइटोकाइनिन हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हार्मोन आ गया जी एब्सिसिक एसिड। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन की डिटेल में नहीं हम जाएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। इतना बस ये समझिए कि इसको एसिड कहा जा रहा है तो यकीनन इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो कहीं ना कहीं मौजूद होगा। ये अब इसको एब्सिसिक क्यों कहते हैं? एक्चुअली एब्सिसिक लफ्ज़ लिया है एक और टर्म से, एब्सियन, और एब्सियन का मतलब होता है टूट जाना, जुदा हो जाना, डी अटैचमेंट। तो एक्चुअली इस हार्मोन की वजह से दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, पके हुए फल भी झड़ जाते हैं। तो झड़ जाने को, गिर जाने को, जुदा होने को, डी अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? एब्सियन। तो चूंकि ये हार्मोन जो है इसका मेजर फंक्शन ये है कि ये एब्सियन कॉज करता है, इसलिए इसका नाम क्या रख छोड़ा हमने? एब्सिसिक एसिड। अब ये एब्सियन कैसे करवाता है अभी वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है जनाब? जब भी कभी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो प्लांट को, तो ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। इसका मतलब ये हार्मोन ग्रोथ स्टिमुलेटर नहीं है, ये हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को रोकने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है? अगर कभी इन्वायरमेंट अनसूटेबल हो जाए या नॉन सूटेबल हो जाए, अनसूटेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इस अनसूटेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से अगर फंक्शन, प्लांट के फंक्शन डिसऑर्डर्ड होना शुरू हो जाए, एबनॉर्मल होना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो किसी भी अनसूटेबल एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से प्लांट सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो इसको हम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहेंगे। अब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में
एब्सिसिक एसिड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। अब सवाल ये कि रोकता कैसे है, ग्रोथ को कैसे रोक सकता है? ग्रोथ को ऐसे रोक सकता है, एक तो ये जो ऑक्सिन जिबरेलिन हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रोडक्शन को स्टॉप करवा देता है। ना वो हार्मोन होंगे तो ना ग्रोथ होगी। दूसरा, ये मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डिक्लाइन कर देता है, ज़वाल पजीर कर देता है, उनको स्लो डाउन कर देता है। उसकी वजह से भी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आता है। तो इसके बेशुमार मैकेनिज़म्स हैं। तो वो मैं मैकेनिज़्म जिक्र कर रहा हूँ जो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि अच्छा भी इस तरह ये ग्रोथ को रोकता है। उसके बाद प्रमोट बड एंड सीड डॉर्मेंसी। ये फंक्शन क्या है? ये सीड और बड को इनएक्टिव कर देता है, उनको ग्रो करने से रोकता है। तो वेरी सिंपल, जो भी सीड अभी जर्मिनेट नहीं कर रहे, कहीं पे पड़े हैं आपके घर में, गोदामों में स्टोर हैं, लेकिन वो उग नहीं रहे, तो समझ जाएं कि वो किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो किस कंडीशन में से गुजर रहे हैं। वो डॉर्मेंट हैं, इनएक्टिव हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है, ग्रोथ उनकी रुकी हुई है। तो यह है प्रमोट डॉर्मेंसी। तो जब तक एब्सिसिक एसिड हार्मोन एम्ब्रियो में मौजूद रहता है तब तक एम्ब्रियो ग्रो नहीं करता, तो हम कहते हैं एम्ब्रियो डॉर्मेंट कंडीशन में है। नेक्स्ट फंक्शन इसका जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक है, और मैंने काफ़ी डिटेल से कल बताया था शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट का। तो जो कल वाले लेक्चर में जिक्र था उसके साथ आपने इसको कंपेयर कर लेना है। लीफ सेनेसेंस को इंक्रीज करता है, सेनेसेंस को। तो इस हार्मोन की का लेवल जितना ज़्यादा होगा लीफ के अंदर, लीफ में एजिंग प्रोसेस उतना स्पीड अप होगा। नेक्स्ट फंक्शन बड़ा दिलचस्प फंक्शन है, क्योंकि इसकी वजह से इस हार्मोन का नाम एब्सिसिक एसिड है, एब्सियन। अब एब्सियन क्या है? मैंने बताया डी अटैचमेंट। तो एब्सियन होती कैसे है? मैं चलिए एक लीफ की बताता हूँ आपको। अगर एक ब्रांच के साथ ये लीफ अटैच है, ये तो पहले इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, जैसे मौसम ख़ज़ां में यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस होगा एब्सिसिक एसिड ABA। ये फ्लोएम के थ्रू ये हार्मोन इस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे लीफ ब्रांच के साथ अटैच है। ये हार्मोन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो सेल होते हैं ये डेड होना शुरू हो जाते हैं। सामने लीफ और ब्रांच की अटैचमेंट कमज़ोर पड़ जाती है। अब थोड़ी हवा चले या जो है वो किसी तरह से भी झटका लगे तो ये कमज़ोर कनेक्शन वाला पत्ता शाख से टूट जाता है, ये पत्ता गिर जाता है, ये पत्ता झड़ जाता है। इसी तरह जो पके हुए फल होते हैं वो भी इसी तरह शाखों से झड़ जाते हैं एब्सिसिक एसिड की वजह से। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कि मौसम ख़ज़ां में पत्ते झड़ेंगे, या जो लीफ इन्फेक्टेड हैं, बीमार हैं, वो भी झड़ जाते हैं और पके हुए फल भी झड़ेंगे। लेकिन अगर एब्सिसिक एसिड प्लांट में हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो ये अबनॉर्मेलिटी है। आम हालात में भी एब्सिसिक एसिड हार्मोन का लेवल हाई हो जाए तो ये अबनॉर्मेलिटी है। हेल्दी पत्ते, मैच्योर लीफ, फंक्शनल लीफ भी झड़ना शुरू हो जाएंगे, और फल कच्ची हालत में ही गिरना शुरू हो जाए तो ये भी नुकसान है, ये भी इकोनॉमिक लॉस भी है। इसलिए एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है वो बड़े एंड ज़रूरत के वक्त पैदा किया जाता है प्लांट के अंदर। और ये ज़रूरत का टाइम एब्सिसिक एसिड को कैसे पता चलता है, या सेल को कैसे पता चलता है कि अब बड़ा ये टाइम है मुनासिब कि उनको ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन पैदा कर देना चाहिए? तो बेटा ये लिंक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ है, क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ है, सीजनल चेंजेस के साथ है, मौसमी तब्दीलियों के साथ है। उसके बाद ये प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
स्पेशली अगर प्लांट को पानी की कमी का सामना है, तो अब ट्रांसपायरेशन से पहले से मौजूद वाटर भी बाहर निकलना शुरू हो गया, लॉस होना शुरू हो गया, तो प्लांट तो विल्ट कर देगा। तो उसका तरीका ये है कि जो ही प्लांट में वाटर एक ख़ास लेवल से कम होना शुरू होता है, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। किस हार्मोन की वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। और एब्सिसिक एसिड हार्मोन स्टोमेटा को किस तरह से बंद करता है? ये वही मैकेनिज्म उसके उल्ट है जो मैंने साइटोकाइनिन के लिए आपको बताया है, कि साइटोकाइनिन की वजह से पोटाशियम आयन गार्ड सेल के अंदर एंटर होते हैं। एब्सिसिक एसिड की वजह से पोटाशियम आयन गार्ड सेल से बाहर निकलते हैं, वाटर गार्ड सेल से बाहर निकलता है, एक्स ऑस्मोसिस होती है, गार्ड सेल फ्लैशड हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। एब्सिसिक एसिड की कमर्शियल एप्लीकेशन, देखिए जब दरख्त के ऊपर फल पक जाता है और वो आपने जो बाग लगाया हुआ है फलदार दरख्तों का, ये बड़ा वसी है, हजारों एकड़ के ऊपर ये बाग है, तो अब वो एक एक दरख्त के ऊपर से वो पका हुआ फल हाथ से उतारना, ये बेटा टाइम स्पेन लेता है, इसमें वक्त बहुत लग जाता है। और मार्केट में पका हुआ फल आपके बाग का फल पहुंचने में टाइम लग जाता है, और उससे आपको इकोनॉमिक लॉस होता है। क्योंकि ऐसा तरीका नहीं है कि फौरी तौर पे पका हुआ फल चंद दिनों के अंदर अंदर ये जो है वो सारे का सारा खुद ही जड़ जाए, ज़मीन पे आ गिरे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब फल पक जाते हैं तो दरख्तों के ऊपर हम स्प्रे करते हैं एब्सिसिक एसिड हार्मोन का। इसकी वजह से एब्सियन होती है, फल की डंडी और शाख के दरमियान जो जोड़ होता है, कनेक्शन होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, और फिर ये फल झड़ना शुरू हो जाता है। इसको फ्रूट ड्रॉप कहते हैं, फल का झड़ना। तो ये कमर्शियल एप्लीकेशन है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वो जो हाथ से पके हुए फल उतारने होते हैं, पिकिंग, वो टाइम बच जाता है आपका। आपके बाग का फल जल्दी मार्केट में जा पहुंचता है, बड़े टाइमली आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वक्त पे आपको मुनाफा मिल जाता है। लास्ट हार्मोन है जी इथीन, वैसे इसको लिटरेचर में इथाइलिन हार्मोन कहा जाता है, आपकी बुक में इसको इथीन लिखा हुआ है। और इस हार्मोन के बारे में एक बात ये भी है कि ये जब प्रोड्यूस होता है तो फिर ये गैसियस फॉर्म में ट्रेवल करता है प्लांट के अंदर, इथाइलिन हार्मोन। अब इसके मैक्सिमम फंक्शन वो हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक फंक्शन इस हार्मोन का ऐसा है जो पहली दफ़ा जिक्र हुआ है, बाकी सारे टर्म्स पीछे आ गई हैं, जैसे ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ बड, यानी बड को जर्मिनेट करवाता है, रूट की ग्रोथ को रोक देता है, फ्लावरिंग करवाता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए नई चीज़ होगी, प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, कि इसकी वजह से फल पकता है। राइपनिंग का तो ट्रांसलेशन उर्दू तर्जमा तो ये है कि फल पकता है, लेकिन टेक्निकली राइपनिंग का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फ्रूट राइपनिंग, तो आप जरा देखिएगा, जो अनराइपन्ड फ्रूट होता है, जो अभी कच्चा फल है, उसमें मोस्टली कौन से करैक्टर होते हैं? नंबर वन, ये हार्ड होता है। नंबर टू, ये अमूमन ग्रीन कलर का होता है, इसका छिलका ग्रीन कलर का होता है। नंबर थ्री, इसका जायका या कड़वा होता है तो या फिर खट्टा होता है, सोअर। अगर फल में ये तीन करेक्टर मौजूद हैं तो आप उसको कहते हैं सही पका हुआ नहीं है, अनराइपन। देखें आप इवन के बाजार से कोई फल खरीदने जाएं तो वो आपको थोड़ा ग्रीन नज़र आ, और थोड़ा हार्ड नज़र आ रहा हो, तो अगर चख के देखे वो आपको खट्टा लग रहा हो तो आप नहीं खरीदते, आप कहते सही पका हुआ नहीं है। अब फल के अंदर इथीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और उस वजह से जो चेंजेस आ जाती हैं, चेंजेस के बाद आप कहते हैं फ्रूट पक गया है। कौन सी चेंजेस? हार्ड की जगह ये सॉफ्ट हो जाता है। उसकी रीज़न बेटा ये है कि थीन हार्मोन की वजह से या थायलीन की वजह से प्लांट के अंदर जो पॉलीमर्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है सेल के अंदर, और ओवरऑल फ्रूट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है।
ग्रीन की जगह कोई और कलर इसका आ जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट की जगह क्रोमोप्लास्ट अपीयर हो जाते हैं, और जायका इसका अमूमन मीठा हो जाता है, स्वीट। स्टार्च की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बन जाता है। तो जब ये फ्रूट में ये चेंजेस आ जाती हैं तो हम कहते हैं फ्रूट राइपन है, पका हुआ है। अब यहाँ से वो उर्दू का एक मुहावरा भी आपको क्लियर हो जाएगा, तो वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या एक खराब फल टुकड़ी के बाकी फलों को भी खराब कर देता है। एक खराब कंपनी से तमाम लोग खराब हो जाते हैं। अब उर्दू में ये मुहावरा का ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि एक खराब फल से टोकरी में सारे फल ही खराब हो जाते हैं। तो एक्चुअली खराब फल का मतलब पता क्या है? ओवर राइपनेंट। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है, ओवर राइपनेंट है, तो देखिए फल अगर ज़रूरत से ज़्यादा पक गया होगा ना, तो थोड़ा नरम हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा नरम पिलपला हो जाता है, तो आप उसको खाते नहीं, अगर गला हुआ ही है। तो ये जो ओवर राइपन्ड फ्रूट होता है, इसमें से इथाइलिन हार्मोन गैसेस फॉर्म में रिलीज होता है। तो अगर आप ओवर राइपन्ड फ्रूट रख के इसके इर्द गिर्द नॉर्मल फ्रूट रख दें, तो वो इथाइलिन हार्मोन गैसेस फॉर्म में रिलीज होगा, वो तमाम फ्रूट को ओवर राइपन करवा देगा। तो चंद दिनों के बाद तमाम के तमाम फल ही खराब हो जाए। अब कमर्शियल एप्लीकेशन इथाइलिन की क्या है, कि इसकी वजह से पाइन एप्पल जो प्लांट है उसमें उसके पौधे पे फूल लगना शुरू हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे टमाटर और सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं, लीमू है, किन्नो है, संतरा है, फ्रूटर है, तो इनमें बिफोर टाइम अगर आप इनको राइपन करवाना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आप इथीन हार्मोन प्रोड्यूस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है? बेटा नेचुरली एक प्लांट होता है जी, रबड़ प्लांट उसको कहते हैं हम जुबान में, रबड़ प्लांट। जब इसके स्टेम के ऊपर कोई कट लगाया जाए या लीफ के ऊपर कट लगाया जाए, तो इसमें से जो है वो मिल्क लाइक एक एक्सक्रीशन निकलती है, जिसको लेटेक्स कहा जाता है। और इस लेटेक्स को सॉलिडिफाई कर दिया जाए तो ये रबड़ बन जाती है, और रबड़ फिर मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब नेचुरली तो ये होता है कि जितने भी ये रबड़ प्लांट आपने लगाए होते हैं, आप इनके स्टेम के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देते हैं, तो यहाँ से लेटेक्स थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। लेकिन वो इतना स्लो प्रोसेस है ये लेटेक्स बाहर निकलने का, कि इसको अच्छी क्वांटिटी जमा होने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, कि इथीन हार्मोन हम लेते हैं, या इथाइलिन हार्मोन, आपकी बुक के मुताबिक चले इथीन ही कह लेते हैं, इसको किसी लिक्विड में या सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लिया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब दोनों का जो कम्बिनेशन है ये कहलाता है एथीफोन। इस एथीफोन को आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करवा दें, उसके बाद एथीफोन स्प्रे करवाने के बाद प्लांट के ऊपर कट लगाए जाते हैं, टैप किया जाता है, इसके ऊपर जगह जगह चोट लगाई जाती है। तो एथीफोन की वजह से, यानी थीन हार्मोन की वजह से, एक तो लेटेक्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर, फिर दूसरा कटी हुई जगह से इसका फ्लो ज़्यादा हो जाता है, फ्लो रेट। ये ज़्यादा स्पीड के साथ जो है ना वो कटे हुए हिस्सों से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये लेटेक्स तो नॉर्मली भी प्लांट के ज़ख्मी हिस्सों से बाहर निकलता है, लेकिन अगर आपने एथीफोन ऊपर स्प्रे कर दिया है, तो लेटेक्स के फ्लो की रफ्तार बढ़ जाएगी, और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और आपके इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये है जी कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन।